वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज और उसके नेचर एंड स्कोप के बारे में हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है? वो सर्विसेज जो आपको फाइनेंशियली रूप से जो फाइनेंशियली सेवाएं जो प्रदान करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं। जैसे कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो आपको फाइनेंशियली सेवाएं प्रदान करती है। ऐसी सेवा कंपनीज या आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियली रूप से आपकी मदद करती है, हेल्प करती है आपको, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जो फाइनेंशियल रूप से कभी कभी क्या होता है, हम कुछ बड़ा काम करना शुरू करते हैं। मान लो किसी की शादी आ गई, कोई फंक्शन आ गया हमारे घर में और हमारे पास उतने पैसे अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या रहती है? वो सेवाएं रहती हैं जो हमको फाइनेंशियली रूप से क्या करती है, आर्थिक रूप से जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, जिससे क्या हो सके हमारे जो काम है वो भी ना रुके, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक है, जो आर्थिक कंडीशन है वो भी जो है वो इंक्रीज होती रहे। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई फंक्शन है, अब कोई बड़ा सा फंक्शन है, मान लो शादी का कोई फंक्शन है या बड़ा कोई प्रोग्राम है जिसके लिए हमें फाइनेंशियली जो है वो पैसों की जरूरत पड़ी है। अब हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल एकदम से नहीं है कि जो वो सारा जो है वो कर सके। हम इतने सारे पैसे हमारे पास नहीं है कि एकदम से उतने पैसे हम खर्च कर सके। तो हम क्या करते हैं, किसी फाइनेंशियल सर्विस की या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की क्या लेते हैं? हेल्प लेते हैं। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ, कोई कंपनी है जो फाइनेंस दे रही है, तो वो फाइनेंस कंपनी की क्या लेते हैं? हम हेल्प लेते हैं और उससे क्या होता है, हम चाहे तो लोन ले सकते हैं या हमारा फाइनेंस करा लेते हैं, जिससे क्या हो सके हम फाइनेंस उस समय जो हमारी जरूरत है वो पूरी हो जाए और हमें हमारा जो काम है वो भी ना रुके। तो ये क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाती है। ऐसी सेवाएं जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करती है या आपका आर्थिक रूप से आपकी सहायता करने की कोशिश करती है, वो क्या कहलाती है? फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाती है। तो आपको समझ में आया कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है? ऐसी सर्विसेज जो आपको आर्थिक रूप से आपकी मदद करने की कोशिश करती है, आपका जो काम है वो करने की कोशिश करती है, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब कौन कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो होते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंस के लिए काम करते हैं या कैसे कहाँ कहाँ पर वो रहते हैं। तो फर्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ऐसी बैंक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बैंक क्या है? सबसे ज्यादा मजबूत और जिस पे हम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, वो क्या है? वो एक फाइनेंशियल सर्विस देती है। बैंक में हम हर तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज लेने का काम करते हैं। हमें मान लो सेव करना है पैसे, तो वो सेविंग का काम करती है। करंट पैसा जो है वो हमें चाहिए कि मतलब करंट अकाउंट जो है वो ओपन कर देती है, हमें तुरंत पैसा निकालना है तो निकाल सकते हैं, तुरंत सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें लोन प्रोवाइड करती है, हम कार इंश्योरेंस करा सकते हैं और सारी चीजें जो फैसिलिटीज है वो हमें वो कौन देती है? बैंक देती है। तो बैंक क्या है? एक ऐसा फाइनेंशियल सर्विस है या ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि आपको आर्थिक रूप से सहायता करता है आपकी, ताकि आप क्या हो सके, जो आपकी जरूरत है वो पूरी हो सके, जो आपकी नीड्स है वो पूरी हो सके। सेकेंड इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि फाइनेंशियल रूप से आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक आप कोई कार फाइनेंस पे लेना चाहते हैं, मान लो आपकी इच्छा है कि आप जो है वो बड़ी सी कार 4 व्हीलर जो है परचेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए या तो बैंक के थ्रू फाइनेंस ले सकते हैं या फिर कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है उससे आप लोन लेकर या उससे आप फाइनेंस कराकर कि वो आपकी जगह पर जो है वो सारा पूरा फाइनेंस के पे ऑफ करेंगे। इसके बदले में आप उसको इंटरेस्ट के रूप में जितना भी वो परसेंट चार्जेस लेती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको पे ऑफ करते रहेंगे बाद में। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, उस फाइनेंस कंपनी ने आपकी क्या हेल्प करी? जब आप कार खरीदना चाहते थे तो आपको
फाइनेंस रूप से जो है उसको खरीदने में आपकी क्या करी, मदद की, मतलब कि वो सर्विस प्रोवाइड करी जिससे आपकी मदद हुई कार खरीदने में। तो ये क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाते हैं। सेकंड इज इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी भी एक तरह का फाइनेंशियल सर्विस है। वो क्या कर रहा है, आपको इंश्योर कर रहा है, आपकी लाइफ का इंश्योर कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी मेनली क्या करती है, आपकी जो लाइफ का इंश्योरेंस करती है, आपका कार का इंश्योरेंस हुआ या हाउस इंश्योरेंस, बहुत टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं। तो वो कंपनीज जो आपको क्या करे, फाइनेंशियली रूप से हेल्प करती है कि नहीं आपकी जिंदगी के साथ हम भी खड़े हैं लड़ने के लिए। जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या जो भी आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस रहता है उसकी बात करें, उसके बदले में वो कुछ प्रीमियम जो है वो चार्जेस लेती है, प्रीमियम के तौर पे वो चार्जेस जो है आपसे लेती है। उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके बदले में मान लो आपने जो है लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपने एक साल का इंश्योरेंस करा रखा है, उस एक साल में आपने प्रीमियम अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं, आप हर मंथ प्रीमियम अमाउंट डाल रहे हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका जो है इंश्योरेंस कंप्लीट हुआ है एक साल के लिए। वैलिडिटी क्या है कि एक साल के अंदर आपका इंश्योरेंस हुआ है, सिर्फ वैलिडिटी के अकॉर्डिंग जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मान लो आपने एक साल का इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस हो या कार इंश्योरेंस, जो भी आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो वो कितना है, वैलिडिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि 1 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का, जिसके अकॉर्डिंग। और फिर जब उसकी डेडलाइन हो जाती है तो आप उसको फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। रिन्यू करवाने में क्या होता है, जब आप रिन्यू करवा लेते हैं तो उसमें आपके आगे बढ़ने में आगे जो चीज है, मतलब अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए आपको ज्यादा फायदेमंद रहता है। मान लो आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है 1 साल का, और उस 1 साल के अंदर कोई आपके साथ एक्सीडेंट हो गया या आपकी कोई डेथ हो गई है, तो ये क्या रहेगा, वो नॉमिनी के तौर पर, अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी के तौर पर आपके फैमिली मेंबर को मिल जाता है इंश्योरेंस का पैसा। बट अगर आपका कोई एक्सीडेंट है और आप हॉस्पिटलाइज है तो हॉस्पिटल के लिए क्या है, जितना भी हॉस्पिटल में जो भी खर्चा रहेगा वो उस कंपनी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपकी जगह पर जो है वो पैसा आपका पूरा चार्जेस जो है हॉस्पिटल का देती है। ये क्या करती है, अपनी लाइफ को इंश्योर करने का काम करती है, मतलब सेव करने का काम करती है। तो ये क्या कहलाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी। ये भी एक तरीके से क्या कर रही है, फाइनेंशियल सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है। आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत मदद या मजबूत बनाने की कोशिश कौन कर रही है, फाइनेंशियल कंपनी कर रही है। सेकेंड है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मेन एग्जांपल है सेबी। सेबी इसके लिए मेन काम करता है। सेबी क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंजिंग का काम करता है। सेबी स्टॉक एक्सचेंजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये भी क्या है, जो आपका स्टॉक है उसको सेव करने का काम कर रहा है। मान लो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मेनली जो सेबी से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं और इंश्योरेंस फाइनेंस लेते हैं, वो लेते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो सेबी है उसकी हेल्प से अपने बिजनेस को क्या करते हैं, इंश्योर करने का काम करता है। सेबी इसके लिए मेन जो काम करता है, क्या करता है, उनके बिजनेस को इंश्योर करता है कि नहीं, उनका बिजनेस को अगर मान लो कभी कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए भी वो चार्जेस देगा। अगर उनको फाइनेंशियल रूप से जो है वो हेल्प चाहिए, स्टॉक के लिए कुछ हेल्प चाहिए, मान लो उनकी कंपनी जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से रन कर रही है और उनको और सारे जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और फाइनेंस की जरूरत है, तो उसको फाइनेंशियल रूप से जो है सर्विस प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल रूप से हेल्प करने का काम कौन करती है, सेबी करती है। तो स्टॉक के लिए भी कौन काम कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज ही काम करती है। स्टॉक एक्सचेंजिंग में आपको स्टॉक के लिए भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फोर्थ वन इज यूनिट ट्रस्ट। कुछ ट्रस्ट रहते हैं, कुछ ऐसे ट्रस्ट जो ट्रस्ट रहते हैं बड़े बड़े, जो अलग से बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, बीच का मिडिल जो रहते हैं वो ट्रस्ट रहते हैं। ना तो वो गवर्नमेंट कहलाते हैं, ना ही वो कोई नॉन गवर्नमेंट रहते हैं, वो एक ट्रस्टी रहते हैं। मान लो आपका कोई टेम्पल है जो किसी ट्रस्ट के अंदर आता है। बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर टेम्पल, मतलब मंदिर है, तो बहुत सारी जगह पे ऐसी चीजें जो ओपन है, जो ट्रस्ट या कॉलेज हुआ, स्कूल हुए, ये बहुत सारे ऐसी जगह है, या ट्रस्ट जो हॉस्पिटल हुए,
कोई बिजनेस हुआ, कोई फर्म हुआ जो ट्रस्ट के ऊपर काम करता है। ट्रस्ट मीन्स जो ट्रस्ट से मिलकर बना है, ना तो वो गवर्नमेंट का है ना वो नॉन गवर्नमेंट का है। दोनों ने मिलकर एक ट्रस्ट खोला और ट्रस्ट के ऊपर जो है वो काम किया। ट्रस्ट के पास जितना पैसा फाइनेंस जो है वो कलेक्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंग वो किसी को फाइनेंस रूप से मदद करे। जब ट्रस्ट के ऊपर पैसे इकट्ठे होते हैं तो वो चाहेगा उसको वो फाइनेंशियल रूप से मदद कर देगा। तो ये क्या कहलाते हैं? यूनिट ट्रस्ट कहलाते हैं। तो ये सब थे आपके फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ एग्जांपल या टाइप से कह सकते हैं। कितनी सारी कंपनीज है जो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज का काम कर रही है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, इट इज टेंजिबल, ये टेंजिबल सर्विस होती है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल है, सॉरी इंटेंजिबल सर्विस है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, मतलब इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। क्या आप फाइनेंशियल सर्विस को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। क्या उसको हाथ में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ये कौन सी सर्विस कहलाती है? इंटेंजिबल, सॉरी माय फॉल्ट, इट इज इंटेंजिबल सर्विस, मतलब कि जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बिल्डिंग है वो, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? एक बिल्डिंग ओपन कर ली, वो एक बिल्डिंग ओपन कर ली, उसमें फाइनेंस का काम चल रहा है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर ली कि हाँ ये फाइनेंस कंपनी है, ये लोन देती है, ये फाइनेंशियल रूप से हेल्प करती है लोगों की। बट क्या वो आपके हाथ में दिख रही है? नहीं दिख रही। क्या उसको आप टच कर सकते हैं? फाइनेंस को नहीं टच कर सकते। वो क्या कर रही है? आपको पैसे दे रही, उसके बदले में वो आपसे प्रीमियम ले रही है, जो भी रिटर्न जो है उसका बनता है वो वापस ले रही है। बट इट इज इंटेंजिबल बिकॉज ये आपको सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, आप इसको कोई टच नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाती है? इंटेंजिबल सर्विस कहलाती है। ये कौन सी सर्विस होगी? इंटेंजिबल सर्विस होगी। सेकेंड वन इज डायरेक्ट सर्विस। डायरेक्ट सर्विस मीन्स डायरेक्टली आपको जो है वो इंश्योरेंस का काम करती है। ऐसा नहीं कि आपको जगह जगह भटकना पड़ रहा है या आपको फिर बहुत सारी जगह पे जाकर और फिर जो है आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, नहीं, आपके लिए डायरेक्ट अवेलेबल है। आप किसी भी बैंक में जाके फाइनेंशियली हेल्प ले सकते हैं, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाके इंश्योरेंस की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी फाइनेंस कंपनी में जाके फाइनेंस की हेल्प ले सकते हैं। तो ये क्या करिए? डायरेक्ट रूप से आपको फाइनेंशियल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करने का काम कौन कर रही है? फाइनेंशियल सर्विसेज कर रही है। थर्ड इज फ्लक्चुएटेड इन डिमांड, इसकी डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड फ्लक्चुएट होना मतलब हर चीज की एक डिमांड रहती है, हर चीज के बाजार में कोई मोल भाव होता है। ये फाइनेंशियल सर्विस भी क्या है? सर्विस देना, इसका भी कोई ना कोई डिमांड होगी। जिन लोगों को डिमांड होती है वो इसकी मांग करते हैं, जिनको डिमांड नहीं है वो इसकी मांग नहीं करते। जो लोग आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं, ना ज्यादा मतलब हाई होता है, या जिनका लोअर जो है वो मिडिल रहता है, मिडिल क्लास फैमिली से जैसे हम लोग बिलोंग करते हैं, मान लो हम कोई मिडिल क्लास है, ना कोई हाई फाई हमारा वो है, और फिर भी हमें कोई बड़ा सा फंक्शन करवाना है, एकदम से कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी हमारे घर में कोई फंक्शन हुआ या कुछ भी हुआ और जिसके लिए हमारे पास पैसे अवेलेबल नहीं होते, तो उसके लिए क्या करती है फाइनेंस कंपनी? हमें फाइनेंस देने का काम करती है, जिससे क्या हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जो है उनको जरूरतें जो है उनकी पूरी हो सकती है। पर हर किसी को इसकी जरूरत नहीं होती है। मान लो अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास तो ऑलरेडी जो है वो लाखों की संपत्ति है, वो क्यों इस फाइनेंस को लेगा? हाँ, अगर उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है और उसके लिए उसे पैसे नहीं है तो फिर वो ले सकता है। बट ऑलरेडी उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसके घर में कोई फंक्शन हुआ तो वो कोई थोड़ी ना फाइनेंस कंपनी के पास जाके फाइनेंस लेगा। तो ये जो है वो फ्लक्चुएट होता है, मतलब जिनको डिमांड रहती है वो जाते हैं और जिनको डिमांड नहीं रहती वो नहीं जाते। तो ये डिमांड जो है इसकी क्या रहती है? फ्लक्चुएट होती है। कभी मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है बहुत सारे लोगों को। अब मान लो अभी फिलहाल जो है सीजन चल रहा है शादियों का, बहुत सारे लोग जो है वो शादियों में बिजी है, शादियों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको अगर बहुत बड़ा जो है वो पैसे वाला इंसान है तो उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे अरेंजमेंट जो है आसानी से करेगा। बट कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके सामने एकदम से शादी आ गई उसके घर में और उसके पास पैसों की जरूरत है, मतलब चाहिए, उसको हेल्प चाहिए फाइनेंस की, तो वो क्या करेगा? फाइनेंस कंपनी
कंपनी से हेल्प मांगेगा कि प्लीज आप जो है वो फाइनेंशियल सर्विस की मुझे हेल्प दें, फाइनेंस करवाएं, मैं फाइनेंस करवाना चाहता हूँ, मुझे शादी है मेरे घर में, तो मैं फाइनेंस की हेल्प ले सकती हूँ, आपकी सर्विस की हेल्प चाहता हूँ। तो वो फिर क्या करेगी, कंपनी हेल्प करेगी। तो ऐसे ही ये जो है ये डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है तो वो लोग जो है उसकी सर्विस लेंगे, जिनको जरूरत नहीं है तो वो इसकी सर्विस नहीं लेंगे। थर्ड इज प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। ये क्या करती है, जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो जब कंज्यूमर जो है वो पैसे फाइनेंस कंपनी में सेव करने के बारे में सोचता है कि नहीं मैं फाइनेंस कंपनी में, जैसे मान लो म्यूचुअल फंड हुआ या बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है जो फाइनेंस करने का काम करती है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जब वो पैसा लगाता है तो उसके बदले में कस्टमर के पैसे जो रहते हैं वो इंटरेस्ट के रूप में फिर उसको वापस दिए जाते हैं। जितने आपने ज्यादा पैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जो है वो सेव करके रखे हैं उतना ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में फिर फाइनेंस कंपनी क्या करती है, आपको वापस पैसा रिटर्न करती है, जिससे क्या हो सके, आपकी हेल्प हो सके, फाइनेंशियल रूप से भी आपकी हेल्प हो सके, और फिर क्या होगा, आपका जो भरोसा है उसकी तरफ और ज्यादा जनरेट होगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, इंटरेस्ट भी अच्छा देती है और साथ ही साथ बहुत अच्छी हेल्प करती है, इसमें अगर हम पैसा डालेंगे तो हमारा पैसा जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ रिटर्न ऑफ होगा, इससे हमारी जो है इकोनॉमी जो है या फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये क्या है, इंटरेस्ट को ऊपर काम करती है, कस्टमर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का काम करती है ताकि कस्टमर जो है उस पर ट्रस्ट कर सके। इट इज ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन। ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन मीन्स इसका कोई ज्योग्राफिकल मतलब फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे वो काम करती है, लोकल एरिया नहीं है, ज्योग्राफिकल जो है वो डिस्पर्स है, मतलब फैला हुआ है कहीं पर भी। आप यहाँ एमपी में भी ले सकते हो, आप एमपी के बाहर जाओगे वहाँ भी फाइनेंस कंपनी जो है काम करती है, इंडिया इवन इंडिया के बाहर जाओगे वहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग कंपनी अपने अपने कंट्री के हिसाब से क्या करती है, फाइनेंस देने का काम करती है। तो इसका कोई ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो फिक्स नहीं है, डिस्पर्स है, मतलब फैला हुआ है। इसका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, फैला हुआ है, सब जगह हर जगह फाइनेंस कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करती है, बहुत सारी जगह। अब आजकल देखिए आपको हर जगह बैंक दिखाई देगी, बैंक फाइनेंस देने का काम करती है, फाइनेंशियल कंपनीज बहुत सारी जो है ओपन हो चुकी है, इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत सारे ओपन हो चुके हैं जो कि फाइनेंस देने का काम करती है। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुआ, साथ ही साथ लोगों की जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाती है, और इससे क्या होगी, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी कंट्री की हुई वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन बेस्ड। इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। आप जब भी कोई फाइनेंस कंपनी से या बैंक से जो भी फाइनेंस लेना चाहते, जो भी हेल्प लेना चाहते, जितनी अमाउंट की लेना चाहते, तो उसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए, और जो वो बताने वाली कंपनी है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या सर्विसेज जो दे रहे हैं, उनका भी एक काम बनता है या कर्तव्य ड्यूटी बनती है उनकी कि वो भी जब आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करे तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आप तक पूरी कंप्लीट रूप से जो है उनको बताए, जिससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, साथ ही साथ बाद में जाके कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा और वो फाइनेंशियल कंपनी जो है वो आसानी से चलती रहेगी। वरना क्या होगा कि मान लो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके बारे में आप अवेयर ही नहीं है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं और ना ही वो फाइनेंशियल कंपनी ने आपको बताई, तो फिर आगे चलते जब अगर वो प्रीमियम की बात करेगा कि नहीं आपको इतना पैसा तो भरने पड़ेगा, तो आपको भी लगेगा कि नहीं इसने तो पहले से हमें तो बताया ही नहीं था। तो ये क्या होता है, फुली इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, मतलब आपको इसकी पूरी जानकारी होना जरूरी होता है। थर्ड इज पार्ट्स या काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब कितने पार्ट्स या भागों में जो है फाइनेंशियल सर्विसेज को बांटा गया है, कितने भाग में बांटा गया है, 2 टाइप्स में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में जो है फाइनेंशियल सर्विसेज को डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज असेट्स या फंड बेस्ड एंड सेकंड इज फी या एडवाइजरी बेस्ड। पहला असेट या फंड के बेस पर होता है फाइनेंस, मैंने आपको पहले भी बताया, फाइनेंस रूप से वो जब आपको हेल्प करती है तो वो क्या करती है, असेट्स मतलब संपत्ति के बेस पर आपकी हेल्प करती है, साथ ही साथ जो फंड है आपके साथ कोई फंड इकट्ठा करके भी आप जो है फाइनेंशियल रूप से उसकी आप
करती है, उससे उसकी भी हेल्प हो जाती है, उसका जो है इकोनॉमिक जो है वो भी जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है लोगों को, और साथ ही साथ आपकी भी हेल्प हो जाती है। आप कोई संपत्ति के ऊपर कोई फाइनेंस करवाना चाहता है, मान लो कोई हाउस इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, वो आपने आपके घर की जो है इंश्योरेंस करवा ली, इससे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो घर में अगर कुछ भी हो जाता है, मान लो घर में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, जो कुछ भी डिसएडवांटेज अपने घर में हो रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या कर रही है, फाइनेंस कंपनी आपकी हेल्प कर रही है। तो ये क्या है, असेट्स के रूप में जो है आपकी, अब हाउस क्या होगा आपका, बिल्डिंग में आती है, बिल्डिंग के आकार में आती है, असेट्स में आती है, तो ये क्या है, एसेट्स के रूप में भी फाइनेंस देने का काम करती है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड, मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया म्यूचुअल फंड क्या करता है, लोगों से पैसे इकट्ठा करता है, उसके बदले में आपको जितने ज्यादा साल का आप करवाओगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में आपको पैसे वापस रिटर्न होंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी जो है वो जनरेट होगी, जो आपकी कंट्री की इकोनॉमी है वो जनरेट होगी, साथ ही साथ आपको जो फाइनेंशियल रूप से जो है वो मजबूत बनाने की कोशिश जो है उसकी वो भी जो है वो कर रही है। तो ये क्या रहता है, फंड और असेट बेस्ड होता है। सेकंड है पीयर एडवाइजरी बेस्ड, आर्थिक रूप से आपको मजबूत करना, साथ ही साथ जो सलाहकार रहता है उसके बेस पर भी ये होती है। मान लो सलाहकार मीन्स जो आपको सलाह दे रहा है, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आपके घर पे कोई बहुत सारे जन आते हैं कि नहीं प्लीज आप ये इंश्योरेंस ले लीजिए, आप वो इंश्योरेंस ले लीजिए, आप इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लीजिए, बहुत सारे आपको कॉल्स के थ्रू भी बोलते हैं, या बहुत सारे लोग जो है आपके घर पे आके आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। सलाहकार, उनको क्या कहा जाता है, सलाहकार, एडवाइस दे रहे हो आपको कि नहीं आपको इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, ये इंश्योरेंस कराएंगे तो इसके ये फायदे हैं। तो वो क्या कर रहा है, आर्थिक रूप से आपको मजबूत भी बना रहा है, साथ ही साथ वो एडवाइस कर रहा है कि नहीं आपको तो ये फाइनेंशियल सर्विस ले ही लेनी चाहिए, इससे आपको बहुत सारे फायदे हैं। तो ये क्या कहलाती है, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाते हैं। कहाँ हमने सीखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे काम करती है, आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज करता है। साथ ही साथ हमने देखा कि कौन कौन सी कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, बैंक हुई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुए, ये सारे जो है वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल रूप से आपको मजबूत बनाने के काम करते हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज मेनली होती क्या है, आपको जो फाइनेंस जो है आर्थिक जो है वो चीजें प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये हुए कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के पॉइंट्स है, उसकी नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके पार्ट्स और उसके टाइप्स। इसके अलावा बैंक, फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है, म्यूचुअल फंड, मुथूट फाइनेंस, ये सारी कंपनीज क्या है आपको फाइनेंस करने का काम कर रही है। तो ये थे कुछ फाइनेंशियल कंपनी के पार्ट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है वो डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज के फ्रेमवर्क, मतलब फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कैसी जो है वो चित्रकारी या चित्र जो है वो फ्रेमवर्क जो है वो कैसी है, मतलब कैसे वो सारा काम रेगुलेट करती है, फ्रेमवर्क करती है, कैसे वो सारा काम जो है मैनेज करके करती है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा उसके नेचर, उसके स्कोप, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके पार्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।